अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का टीचर उसामा जी। बेटे, आप सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है जिसमें हर सब्जेक्ट के लेक्चर वन शॉट की फॉर्म में होने हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पोइम्स है। तमाम की तमाम पोइम्स जितनी आपकी हैं, मुझे पता बहुत ज़्यादा बच्चों का इसमें इशू होता है, लेकिन इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में तमाम प्रॉब्लम सॉल्व, तमाम इशू रिजोल्व होंगे पोइम को लेके। इसके पहले आप देखो मिस्टर चिप्स सेकेंडरी क्लास का फर्स्ट ईयर के प्रोज हैं आपके प्लेज, उसके बाद फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और कंप्यूटर के आगे लेक्चर आ रहे हैं, केमिस्ट्री के आ रहे हैं, आपके मैथ के आ रहे हैं, तर्जुमातुल कुरान उर्दू के सब के आ रहे हैं। तो आप सब ने भी इससे फायदा लेना है और बाकी सब बच्चों को भी इससे बेनिफिट देना है। डन है? चले हम लोग अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फाइल है उसको हम देखते हैं। तो जनाब ये है आपकी आज का जो लेक्चर है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फुल पॉइंट्स ऑल इन वन। तमाम 20 की 20 जो पॉइंट्स है ना, वो यहाँ पे आप सबके साथ में डिस्कस करूंगा। बहुत एफर्ट किए मैंने आप सबके लिए। पाकिस्तान के सबसे बेस्ट नोट्स हैं जो हर चीज जो जो कुछ पोएम में आ सकता है ना, वो हर चीज यहाँ मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ। तो इससे अच्छी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। सबसे बेस्ट नोट्स हैं जो वाकई आप देखोगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मुझे पता है बहुत ज़्यादा बच्चों को पोएम में क्वेश्चंस आंसर में प्रॉब्लम होता है या उनके एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होता है, तो सारे प्रॉब्लम्स आपके जो ना आज सोल्व हो जाएंगे। डन है? पास पेपर का एनालिसिस करें तो आपको एक्सप्लेनेशन आनी होती है, ठीक है। आपकी 5 नंबर की एक्सप्लेनेशन होती है, 3-4 लाइंस होती हैं, एक स्टैंजा आना है, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी। बहुत ज़्यादा बच्चों को तो बेटा यही आइडिया नहीं होता कि एक्सप्लेनेशन में हमने करना क्या है। ऐसे ही है ना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब बच्चों को पैटर्न ही नहीं पता, एक्सप्लेनेशन करना तो बहुत बाद की बात है ना। मतलब हमें पैटर्न का ही नहीं आइडिया होता कि पैटर्न क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको पोएम वाले पूरे एनालिसिस में से आना है, पोएम के पार्ट में से आना है, बुक 3 जो पोएम है उसमें से आना है, तो वो है आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, आपके पिक्चर्स लगाई हुई हैं आपके जो पास पेपर है वहां से। इसी तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस आपको आने होते हैं। टोटल आपके 6 क्वेश्चन होते हैं। 6 में से आपने जो करने होते हैं वो जस्ट आप लोगों ने 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। 6 में से ना 3 से 5 लाइन का आंसर लिखना होता है और उसमें आपने जस्ट 4, 1 2 3 4 5 6, इनमें से आप जस्ट कोई ना 4 क्वेश्चन करने होते हैं। यही 2 चीज़ें आपको आनी होती हैं पेपर में। आपके जो पॉइंट्स हैं उस पार्ट में से 8 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 5 नंबर की आपकी एक्सप्लेनेशन है। अब बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, उसको स्किप ही कर देते हैं पॉइंट्स को। देखो ये वन शॉट लेक्चर है। वन शॉट लेक्चर मीन्स लेक्चर भी है, स्टडी भी इसमें होगी, प्लान भी इसमें होगा, स्ट्रेटजी भी इसमें होगी और इसमें गेस भी होगा। टारगेट भी आपको जो दिया जाएगा वो इसी के अंदर ही है। और ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आप सबके लिए। मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे इनको लेना है, क्या प्रोसेस है। फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है फर्स्ट कमेंट में, उसको आपने ज्वाइन करना है। बाकी आप अभी इस लेक्चर को जरा समझो। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास है पोएम्स। इनमें 2 चीजें आनी, एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आने हैं 6। अगला पेपर देख लो उसमें भी 6, उससे अगले पेपर में देख लो उसमें भी 6 ही है। अब बहुत ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन क्या होता है कि सर मैंने तो पोएम्स को हाथ तक नहीं लगाया। 9th-10th में 2 पोएम्स होती थी या 3 होती थी या 2 होती थी, 9th में 2 थी, 10th में 3 थी, अब ये 20 है। तो बच्चे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन डीमोटिवेशन आपको पास आनी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, हमने स्किप भी नहीं करना है। इसका कि मेरे पास हिंट है। हिंट क्या है? अगर आप क्वेश्चन आंसर्स को देखते हो तो, अगर हम क्वेश्चन आंसर्स को देखें यहाँ पे गौर से, तो ये देखो, हाउ डज द रीडर फ्राइटन द राइडर, कौन सा है? ओ वे आर यू गोइंग, 4 वाली जो आपकी पोएम है ना वो है। ठीक है, और उसके बाद लाइफलेस थिंग्स जो है ना ये आपका वो है, ओजिमेंडियस वाली है, फर्स्ट 10 में से ही है। पोइट कार्ल चेरी ये आपकी 3 वाली है। ठीक है, स्टफ्ड मैन है और ये फर्स्ट 10 में से ही है। तो इट मीन्स टू से आपकी जो 4 क्वेश्चन होंगे ना वो फर्स्ट 10 जो आपकी पोएम्स है ना उनमें से कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट 10 पोएम में से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। पास में मैंने आप सबके सामने ओपन किया हुआ है। आगे हम देख लेते हैं कोई और। ये लो, आप और क्यों देख लो, द रेन। ठीक है, द रेन
कौन सी है? फर्स्ट वाली है। नाइट मेल आपके पास है सेकंड, फिर सिंधी वुमेन फर्स्ट 10 में से है, ओzymandias भी फर्स्ट 10 में से ही है। अगेन इसने 1 से लेकर 10 तक पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स किए, उसके क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, लाखों बच्चों को, पिछले साल 80 लाख बच्चों को मैंने गाइड किया है फर्स्ट क्लास के बच्चों को। इस साल भी इंशाल्लाह कर रहे हैं, हो रहे हैं बच्चे जो है गाइडलाइन ले रहे हैं, बच्चे हमारे बैचेस को ज्वाइन करते हैं, क्लासेस ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, क्लासेस भी हो रही हैं, यहाँ पे भी आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बोर्ड का पेपर है, आपका पास्ट पेपर का एनालिसिस आपको मैं दिखा रहा हूँ। वो ये बात नहीं है यही पेपर आएगा, पेपर लीक हो गया, नहीं नहीं नहीं, बल्कि जो ऑथेंटिक चीज़ है वो आपको दिखा रहा हूँ। हमने बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी, यही पेपर आएगा, पेपर लीक है, आज का पेपर ये है, अभी देख लो, सुबह का पेपर, शाम का पेपर, सब झूठ है। हमने प्लानिंग को फॉलो करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो 4 है ना, फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है ना वो चैप्टर जो आपकी पोएम्स 10 है वहां से आते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, अगेन इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग गिन लेते हैं, रेन है, लवलीनेस ऑफ द ट्रीज, आगे फ्रूट है, फीड है। तो भाईजान ये कहाँ से आती है? फर्स्ट 10 जिसने पॉइंट्स कर ली उसके क्वेश्चंस डन है। ये चीज हमने यहाँ पे एक चीज का एनालिसिस कर लिया हुआ है। ओके, अब ये चीज का एनालिसिस तो हो गया। अब अगली बात क्या है वो हम देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चंस फर्स्ट 10 में से आने हैं जो कि 100% कंफर्मेशन हमने कर ली हुई है कि फर्स्ट 10 पॉइंट्स हमने जस्ट क्वेश्चन आंसर के लिए करनी है, अगली को हाथ तक नहीं लगाना, ये 100% कंफर्म हो गया है। अब आगे हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में स्ट्रैटेजी देखते हैं हम लोग, क्या हमें अपनानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा। तो देखो जरा, हॉरर टू द हिरन, ठीक है, और उसके बाद ट्रीज है, ये डिजीज है। तो ये लाइन ली गई हुई है आपकी पोएम नंबर 4, पोएम नंबर 4 से, ओ वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये है 4 वाली पोएम आपकी, चेक कर लो आप, वहां से है। तो पेपर में आपको एक ही पोएम आनी है, 20 में से किसी में से भी आ सकती है वो लाइंस, वो स्टांजा किसी भी पोएम में से आ सकता है, एक ही स्टांजा आपको आना है, 4 पॉइंट लाइंस होनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। 90% चांसेस होते हैं कि वो भी फर्स्ट 10 में से जो पोएम्स है ना वहां से ही आए। ये मैं नहीं कह रहा, अगेन ऑब्वियसली मुझे लाखों बच्चे फॉलो करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि पेपर कह रहा है। पेपर में ये चीज है यहाँ पे कि फर्स्ट 10 पॉइंट्स में से भी एक्सप्लेनेशन आती है। अब अगेन कोई और पेपर देख लेते हैं, ये लो 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, ये वाला चेरी वाला है। तो चेरी वाला कौन सा था? 3 वाला, पॉइंट नंबर 3 आपकी जो है ना वो है, मतलब फर्स्ट 10 में से ही है, फर्स्ट 10 में से अगेन एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने करनी है। उसे अगले में आ जाते हैं, द बॉर्डर मेल क्रॉसिंग, ये 2 वाली है, नाइट मेल है ना पोएम। तो ऐसा नहीं है कि मैं लेके वो पेपर आया हूँ जिसमें से वही पेपर दिखा रहा हूँ जिनमें से पास पेपर में से फर्स्ट 10 में से पेपर में आई हुई, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो बात है, मेरी ये वीडियो लाखों बच्चों तक पहुंचनी है। आप सब ने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। आप सबको इस चीज़ का पता नहीं, यहाँ पे जब हम खड़े होते हैं ये वीडियो बनाने के लिए कितनी एफर्ट है, फाइल रेडी करना, अपने आप को रेडी करना, लेक्चर रेडी करना, कंटेंट रेडी करना, नोट्स रेडी करने, अपने आप को माइंडली तौर पे प्रिपेयर करना, कैमरे को चार्ज करना, माइक जो है उसको चार्ज करना, लाइटिंग सेटअप देखना, स्टूडियो ओपन करना, बंद करना, वीडियो अपलोड करनी, कीवर्ड्स ऐड करने, थंबनेल ऐड करना, उसके बाद जो ना वो उसकी एडिटिंग करनी, समझ आ रही है। फिर आप सबके साथ वो वीडियो पहुंचनी है और आप सब ने अपना बेनिफिट ले लेना है, ऐसे ही है। तो आप सब भी सपोर्ट किया करो, आप सब भी रिस्पेक्ट किया करो, सपोर्ट किया करो, दूसरों तक वीडियो को पहुंचाया करो, दूसरों के साथ शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। बताओ, सबको रोला डाल दो कि भाई अगर तुमने पोएम के बारे में समझना है ना, ये वीडियो है, जाके इसको देख ले। पॉइंट समझ आ रहा है? आप सब भी सपोर्ट किया करो। आपको पता नहीं है कि यहाँ पे जो टीचर खड़ा हुआ है, इस सारे सर्कमस्टांसेस से, घर से आना, फैमिली को छोड़ के आना, ये सारे प्रोसेस में से गुजरना, और माइंड तौर पे यही चल रहा है यार, वन शॉट लेक्चर देना है उनको, बच्चों को बेस्ट देना है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम है, बच्चों को मजा आए। तो उस एफर्ट को आप सब देखा करो, शेयर भी करना है सबके साथ, चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना है। तो ये वो नहीं है कि जो फर्स्ट 10 में से ही आई हुई है, 80-90% चांसेस होते हैं कि फर्स्ट 10 में से ही क्वेश्चन में आए, पेपर में आए एक्सप्लेनेशन। अब ये बात हमारी अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो ये है, अभी तक जो मैंने आपको बताया मैं समरी करने लगा हूं कि क्वेश्चंस
क्वेश्चंस आंसर्स फर्स्ट 10 में से, फर्स्ट 10 जो पॉइंट्स है ना आपकी, वहां से ही आने हैं। ये चीज तुम्हारी कंफर्म है ना? अब फर्स्ट 10 है, हम आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ये डन है और ये 100% है, कंफर्म है। कौन सा पास पेपर देख लो आपको यही फील होगा, आप देख सकते हो। आगे हम लोग लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन उसमें 90% पेपर जो आते हैं वो भी फर्स्ट 10 पॉइंट्स ही होती हैं, उनमें से ही एक्सप्लेनेशन बन के आती है। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब अगली बात ये है कि अगर अल्लाह ना करे बैड लक हुआ, अगर वो पेपर में किसी और जगह से आ जाती है पोएम, फर्स्ट 10 में से पोएम नहीं आती, तो सर हम फिर क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है ना? तो वो क्वेश्चन मेरे माइंड में पहले आता है, आपके माइंड में बाद में आता है। तो उसका मैं सोल्यूशन आप सबको दूंगा। अभी तो मैं जस्ट आपको माइंडसेट बना रहा हूँ कि भाई करना क्या है। ये लेक्चर है वन शॉट लेक्चर, किसी की जरूरत नहीं है लेक्चर वन शॉट देने की। क्यों भाई? एफर्ट लगती है, स्ट्रगल, मेहनत, जुस्तजू, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क लगना है। ये देख रहे हो ना, एसी में पसीना आ रहा है, तो जो जो लफ्ज बोलना है उस पर हार्ड वर्क लगता है। तो ये हमारी चीजें डन है। अब उसका सोल्यूशन भी मैं आपको देता हूं आगे। अब अगली बात ये है कि सर हमें आप ये बताएं कि क्वेश्चन आंसर्स कौन से करने हैं, आप हमें ये भी बताएं कि एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। ये हमें समझ आ गया है, वो मैं आपको बताता हूँ अब आगे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया कितने कितने आने, कैसे कैसे आने। अब अगली बात है कि एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। बहुत आपके पास हेल्पिंग बुक्स होंगी, मॉडल पेपर्स होंगे, पता नहीं क्या कुछ होगा, भाई सब बेकार है। इसको समझो जरा। 3 चीजें होती हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर, जस्ट 3 चीजें। रेफरेंस लिखना होता है, कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। जो सी मर्जी स्टैंजा आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाए, एक्सप्लेनेशन का जो प्रोसेस है, जो पैटर्न है, वो यही है, इसने चेंज नहीं होना। अब रेफरेंस कई बुक्स ने बहुत बड़ा बड़ा करके लिखा होता है, नहीं, जस्ट उसमें आपकी जो पोएम होती है उसका नेम होता है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नेम, जैसे द रेन, रिटन बाय W.H. डेविस। लो जी, ये आपका रेफरेंस हो गया। आपके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को मिला के 5 नंबर बनते हैं, ठीक है? किसी एक चीज के 5 नंबर नहीं है, सब चीजों को मिला के है। तो आपकी 1.5 पेज का ये होना तो इनफ है। 1 से 1.5 पेज मतलब एक साइड जो होती है ना वो 1 पेज है, उसकी दूसरी साइड 2 पेज है। 1.5 पेज के आप एक्सप्लेनेशन हो जाए, इनफ है। पॉइंट समझ आ रहा है? ये सब चीजें मिला के, रेफरेंस भी, कॉन्टेक्स्ट भी और एक्सप्लेनेशन मिला के 1.5 पेज की आपकी लेंथ होनी चाहिए। आगे लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? अब आप कहोगे सर 10 पॉइंट्स हैं, मुझे कहाँ कॉन्टेक्स्ट याद होना है, वो तो काफी लाइन, लंबी लाइन लिखी होती है। फिर आगे है एक्सप्लेनेशन। सर एक्सप्लेनेशन मैं कैसे याद करूंगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको जरा समझो। कॉन्टेक्स्ट की 3 लाइनें होती हैं, 2-3 लाइनें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने सारी पॉइंट्स की कॉन्टेक्स्ट एक जगह पे इकट्ठे कर दी हैं और पूरी की पूरी सारी बुक की पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन को भी एक जगह इकट्ठा कर दिए। पूरी बुक के जो रेफरेंस हैं उनको भी एक जगह इकट्ठा कर दिया हुआ है आप सबकी आसानी के लिए, ठीक है? ये 2 पेजेस आपने प्रिंट करने हैं, सिर्फ 2 पेजेस। नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंट करवा लो, याद कर लो। तो रेफरेंस भी मिल गया आपको, कॉन्टेक्स्ट भी मिल गई एक जगह पे सारे, और एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है। ये है आपकी एक्सप्लेनेशन। आपने पोइट का नेम लिखना है, जो भी पोइट का नेम है। W.H. डेविस, जैसे द रेन का नाम क्या है? W.H. डेविस। तो हम लोग लिखेंगे W.H. डेविस इज अ ग्रेट पोइट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दिस पोएम इज अ मास्टरपीस ऑफ हिज पोएटिक वर्क। इन दिस पोएम पोएट टेल्स अस हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। ये फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिखना है। लो जी, पोएट की तारीफ भी होगी। कोई भी पोएम आए आपको, कोई भी पोएम, ये पैराग्राफ आपने लिखना है। उसके बाद 3-4 लाइंस आपने लिखनी है जो उस पोएम की एक्सप्लेनेशन है। अब आपको अगर सर जी हर पोएम में अलग अलग स्टैंजास दिए, हमें अलग अलग स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी, बेस्ट है वो ऐसे ही करो। अगर तुमसे वैसे नहीं होता, जो कि 95% बच्चों से नहीं होता कि अलग अलग स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करो, तो जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ना, नीचे दिखाता हूँ, हर पोएम की अलग अलग मैंने 3-3 लाइनें की हुई हैं। सारे स्टैंजा, जो भी स्टैंजा उस पोएम का आया, तुमने वो पोएम की वहां पे वो एक्सप्लेनेशन लिखानी है। हमें स्टैंजास कोई लेना देना नहीं, बस हमें पोएम से है। ये लिख दिया, पर
टेल्स अस हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, 3-4 लाइंस, साथ में कोटेशन, कोटेशन मस्ट ऐड करनी है, ठीक है। कोटेशन में बताता हूँ आपको क्या होता है। वो 3-4 लाइंस किसकी ऐड करनी है, एक्सप्लेनेशन की, लिख ली वो 3-4 लाइनें जो मैं आपको दिखाता हूँ आगे वो। उसके बाद इट इज एन एक्सीलेंट पोएम, इट इज फुल ऑफ मीनिंग्स, द लैंग्वेज इज सिंपल एंड चार्मिंग, दिस पोएम इज एक्सीलेंट ब्लेंड ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग्स, द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज, आगे आपने आइडिया लिख देना, ठीक है। तो ये आपकी पोएम की एक्सप्लेनेशन है, बस इतना काम है। अब आपको होगा कि सर ये एक्सप्लेनेशन हम लिख ली, रेफरेंस कहाँ पे है, कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे है, तो ये लो सारी पोएम्स के जो ऑथर्स हैं उनके नाम लिखना है ना रेफरेंस के अंदर। द पोएम द रेन, these lines are have been taken from the poem The Rain, written by W.H. Davies, written by W.A. Auden, A.E. Houseman। तो पॉइंट ये कि सारे ऑथर एक जगह पे आपको आ गए, ये सारी पोएम्स, ये उनके ऑथर्स। तो 10 आप याद कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, वो आपकी मर्जी है। ये आपके सारे ऑथर्स, ये आपके सारे के सारे जो है ना वो पोएम्स की टाइटल्स, ठीक है। जैसे ये जॉन है तो जॉन ने दो लिखी हुई हैं, ठीक है। सिंधी वुमेन भी उसी ने लिखी हुई है। और उसके बाद इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, स्टॉलवर्थी दोनों ने, जॉन स्टॉलवर्थी ने लिखी हुई दोनों, ठीक है। W.A. ऑर्डन यहाँ पे भी है, W.A. ऑर्डन यहाँ पे भी है, डेविस यहाँ पे भी है, और हाउसमैन है ये, P.B. शैली आगे आ गया, ठीक है। अहमदुद्दीन काज़मी साहब है, T.S. इलियट है यहाँ पे, ठीक है। और तो ये सारे के सारे आपने जो ऑथर्स हैं उनके जिन्होंने वो पोएम लिखी हुई है, ठीक है, उनका पोएट जो पोएट है वो उनके नेम आ जाएंगे, ठीक है। डन है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, और आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। डन है, ओके। अब आगे आप कहोगे सर जी रेफरेंसेस कहाँ पे हैं, तो ये देखो ये रेफरेंसेस है। These lines have been taken from the poem The Rain, ऐसे आपने कॉमास में लिखना है उसको, written by W.H. Davies, विलियम एच डेविस, ठीक है। इस तरह से आपने सारे याद कर लेने हैं। These lines have been taken from the poem, कौन सी, नाइट में, written by W.H. Auden, ठीक है, written by A.E. Houseman। तो ये आपने इस तरह सारे याद कर लेने, ठीक है। W.H. Auden, जॉन स्टाइलवर्दी आ गया, ठीक है। तो ये आपके सारे रेफरेंसेस हैं जो कि 5 मिनट में आपको याद हो जाने। ऑथर्स आपके जो पोएट हैं वो 5 मिनट में आपको याद हो जाने। प्रिंट करवा लेना, 2 पेज पे हो ना, डबल साइड का प्रिंट हो तो, ठीक है। टाइम्स का है, ओzymandias का है, P.B. शैली ने लिखा हुआ है, एक्सेलरेट्स, उसके बाद लेयर है, ठीक है, W.H. डेविस ने लिखा हुआ है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने रुबायत लिखी हुई है। तो ये सारी आप कर सकते हो, कोई इतना इशू यहाँ पे नहीं है। डिलाइट सॉन्ग है, गॉड्स एट्रीब्यूट पेपर में आ जाती होती कभी कभार, अगर 10 से ऊपर से आए ना, 10 के ऊपर अगर आती है तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आती है। अ टेल ऑफ 2 सिटीज आती है, ठीक है, लेयर आता है, टेल ऑफ 2 सिटीज, गॉड्स एट्रीब्यूट करके ऐसा कुछ है, मतलब यही है ज्यादातर इंपॉर्टेंट, लेयर और टेल ऑफ 2 सिटीज, इनमें से भी कभी कभार जो स्टैंजा है वो एक्सप्लेनेशन में आ जाता है। ये सारे रेफरेंसेस थे। अब एक चीज मैंने आपको दिखा दी है, वो था रेफरेंस समझ आ गई सब बच्चों को। These lines have been taken from the, आगे पोएम का नेम, और उसके बाद आगे है पोएट का नेम, रिटन बाय पोएट का नेम। अब आगे हमने करने कॉन्टेक्स्ट। अब जो सी मर्जी पोएम का कोई सा भी स्टांजा हो, गौर से बात सुननी है, स्टांजा उस पोएम का कोई भी हो, हमने कॉन्टेक्स्ट उस पोएम का यही लिखना है। In this poem the poet has erected wonderful picture of rain falling. The rhythm created by raindrop is worth hearing. The scene of sun rising would also be a source of pleasure to everyone. ये उसका कॉन्टेक्स्ट है। ये आपने लिखना है, उस पोएम का कोई सा भी स्टैंजा आ जाए, उससे ऊपर आपने ये उसके लिखने हैं कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट याद करने में कितना टाइम लगेगा? मेरे ख्याल 10 पोएम्स का लगेगा 20 मिनट, चलो 25 मिनट लगा लो। तो 25 मिनट में अगर आप 10 पोएम्स के कॉन्टेक्स्ट रेडी हो रहे हो तो क्या ही आपको और क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सारी पोएम्स के कॉन्टेक्स्ट जनाब एक जगह पे आ गए हैं। लवलीस्ट ट्री इज द चेरी नाउ, ओ वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। इसमें वो बात किसकी हो रही है? रेन के बारे में हो रही है। इसमें नाइट मेल है, जो वो ट्रेन होती है जो पहाड़ों से गुजर के आती है, सबके लिए लेटर्स वगैरह लेके आती है। तो ये सारे आप पढ़ सकते हो। वेयर आर यू गोइंग यहाँ पे उसकी डिटर्मिनेशन के बारे में, करज के बारे में, फेयरलेस के बारे में, और लवलीस्ट ट्री चेरी नाउ, चेरी प्लांट के बारे में बात है। तो ये सारे के सारे क्या है आपके
यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है। अब ये कॉन्टेक्स्ट तो आप सारे बच्चे याद कर लोगे। आगे मेन चीज जो आपकी आनी है, ये देखो सारे कॉन्टेक्स्ट हैं, सारे कॉन्टेक्स्ट। आगे आपकी आनी एक्सप्लेनेशन, जो मेन चीज है कि सर जी जोन सी मर्जी स्तंजा हो, इस एक्सप्लेनेशन में ऐसा क्या है कि वो वहां पे चल जाएगा। इसमें हमने उस पूरी पोएम की हर चीज को डिटेल में दे दिया हुआ है, ताकि आप ये 4-5 लाइनें जब लिखोगे ना तो आपका खुद ब खुद 1-1.5 पेज हो जाना है जब ये लिखोगे पेज के ऊपर। और इससे क्या होगा कि आपके नंबर 100% आएंगे। अब मैंने वहां वर्ड ऊपर यूज किया था, कोटेशन भी ऐड करनी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, समझते जाओ चीजों को बस। अब यहाँ पे मैं आपको हर एक पॉइंट का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि हम लेक्चर भी तो होना है ना साथ साथ। अब इसमें क्या है, इसमें द रेन में क्या हो रहा है कि ऊपर से रेन है, बारिश होती है, ऐसे ही है, और उससे एक रिदम बनता है, साउंड प्रोड्यूस होता है बहुत अच्छा, जो कि पोइट को, W.H. डेविस को बहुत अच्छा लगता है। वो देखता है कि जो ऊपर ऊपर वाले पत्ते हैं ना, लीव्स हैं, रिच लीव्स, उनको ज़्यादा पानी मिलता है, और फिर हल्का हल्का पानी जो है ना वो दरख्त के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे आता है। ऐसे है या नहीं है? जी हाँ है। तो जो ज़्यादा ऊपर वाले होते हैं उनको जो है ना वो ज़्यादा पानी मिलता है, जो नीचे वाले पुअर लीव्स होते हैं उनके पानी कम पहुँचता है। तो इस तरह का कंसेप्ट है, वो इसको सोसाइटी के साथ जोड़ता है। कुछ लोग अमीर होते हैं, रिच लीव्स होते हैं, रिच पीपल, जिनको हर तरह की दुनिया की हर तरह की आसाइश, हर तरह के उनको जो है ना वो सहूलियात मिलती हैं। लेकिन जो पुअर लीव्स होते हैं, वो पुअर पीपल होते हैं, जो कि ज़िंदगी की जो उनकी बेसिक्स ज़रूरियात होती है वो भी उनकी पूरी नहीं होती। तो इस चीज़ के बारे में है, वो इसमें रिदम बताता है ड्रॉप्स का, कौन से ड्रॉप्स का, एयर के ड्रॉप्स का रिदम बताता है, और रियलिटी ऑफ लाइफ बता रहा होता है, ठीक है, डिस्क्राइब करता है उसको। फॉलिंग ऑफ रेन क्रिएट्स आ स्वीट नॉइज, उससे बहुत अच्छा एक आवाज़ पैदा होती है। अपर लीव जो होते हैं वो ज़्यादा पानी जो है ना वो पी लेते हैं, क्विंच अपनी प्यास खत्म करते हैं फर्स्ट। इट मीन्स दैट द रिच पीपल गेट द गोल्डन चांस, जो रिच पीपल होते हैं, रिच लीव्स होते हैं, उनको गोल्डन चांस होता है कि वो सारी की सारी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो उनसे ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मेन्स बाकी चीज़ें जो बचती हैं वो ट्रिकल डाउन, वो नीचे आती हैं पुअर के पास, गरीब पत्तों के पास, इन लोगों के पास। द पोएट डज नॉट लुक होपलेस, वो बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं है। वो कहता है कि इस बारिश के बाद सूरज निकलेगा, सन बाहर आएगा, और वो सन क्या है, वो सब के लिए बराबर है, क्योंकि सूरज की जो धूप है वो हर जगह पहुंचनी ही होती है। द सन विल कम आउट आफ्टर रेनिंग, he says there would be a quality in the society just like the sunshine which spreads all over the equally, हर जगह पे वो इक्वली चली जाती है। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नाइट मेल में क्या है वो देख लो। इसमें क्या है कि वो एक रेलवे का जो वो पहाड़ों में से गुजरते हुए सबके लिए लेटर्स, उनकी चीज़ें लेके आ रही हैं, उसके बारे में है। वो पहाड़ों से गुजर रही है, वो सबके लिए लेटर्स लेके आ रही है, उस चीज़ के बारे में है, ठीक है। मेडोज में से, कॉटन फील्ड्स में से गुजरती है। चेरी ट्री क्या है, आप सबको पता है कि वो एक पोइट होता है, वो चेरी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। चेरी क्या है, एक प्लांट है, उसकी खूबसूरती से, तो उसके बारे में बताता है कि हमें नेचर से प्यार करना चाहिए, हमें टाइम निकालना चाहिए कि हम नेचर को उससे बेनिफिट ले सकें, उससे फ़ायदा ले सकें, हमारी आंखों को ठंडक हो। ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हो। उसका वाइट ड्रेस पहना हुआ है, ईस्टर है वहाँ पे, ये सारा कुछ। यहाँ पे क्या है कि कोई जा रहा होता है, ठीक है, कुछ जो आपका है ना राइडर, वो कहीं जा रहा है, सफ़र कर रहा है, तो उसको कोई तंग कर रहा है, या कह लो उसको डीमोटिवेट कर रहा है कि रास्ते में बहुत मुश्किलात तुम्हें आएंगी, आगे का रास्ता जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है। तो वो उसको आगे से कहता है, जो राइडर होता है, कि मुझे पहले से पता है कि जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ, या फिर जो रास्ता आप कह लो कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ मैं एक डिटर्मिनेशन के साथ जा रहा हूँ, एक करज के साथ जा रहा हूँ। मुझे खुद पहले से आइडिया है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो बहुत मुश्किल है, वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स भी आएंगी, वहाँ मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ ये सारी की सारी है। तो जो यहाँ पे पर्सन है वो उसको कहते हैं केयरफुल रहो, और जो है ना वो यहाँ बस इस चीज़ के बारे में ये है। राइडर रिफ्यूज़ कर देता है, वो कहता है कि तुम जो मर्जी कहो, मैं पहले से डिटरमाइंड हूँ, मैं अपना सफ़र जारी रखूँगा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में है। फ्रूट स्टॉल्स क्या है कि यहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं, वो फ्रूट वगैरह खा रहे होते हैं, और जो पोइट होता है उसको ये फील होता है कि यहाँ पे मतलब पहले तो ये है कि वहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स हैं, मेलन है, गावा है, मैंड्रेन है, उसके बाद राउंड फ्रूट्स हैं, ठीक है, कैनन बॉल्स की तरह नज़र आ रहे हैं,
हॉट कोल्ड कलर है उनके, लैंटीन है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ मेजर थ्रेट्स हैं जैसे कि वार के, मिजरी के, पॉवर्टी के, जो दुनिया को आ सकते हैं, उनके बारे में बात करता है पोएट इसके अंदर। लेकिन वो कहता है कि कुछ छोटे बच्चे जो है ना वो इस सारी चीज़ों से ना वाकिफ़ है, वो बड़े मज़े से अपना जो फ्रूट है ना उसको इंजॉय कर रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में ये फ्रूट स्टॉल वाली जो है ना यहाँ पे सब चलती। सिंधी वुमेन क्या है, वो स्लम्स में से गुजरी, कराची के स्लम्स में से, कहीं जगह ऊपर है कहीं नीचे, लेकिन उसकी उस सर के ऊपर एक, वो आप कह लो कि उसने एक वो सराही उठाई होती है, जार, एक जग वगैरह उठाया होता है, सराही उठाई होती है। तो उसके बारे में है कि वो बड़ी वो स्मूथली वॉक कर रही है, वो कराची के स्लम्स में से गुजरती है, और वो उसका हेड जो है वो स्ट्रेट रहता है। वो पेशेंस और सेक्रीफाइस की एक पिक्चर है। हमें उस एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए कि जो चीज़ें मुश्किल होती हैं वो उससे हम स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। देखो ना, उससे सर में कोई चीज़ भी उठाई होती है सिंधी वुमेन ने, लेकिन फिर भी उसके सर से वो चीज़ गिरती नहीं है। क्यों? हालांकि वो ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मुख्तलिफ रास्ते से वो गुजर के जाती है, लेकिन वो उसके सर के ऊपर से वो चीज़ गिरती नहीं है। इस वजह से नहीं गिरती क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस हो चुका है, और एक्सपीरियंस इंसान क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बारे में ये यहाँ पे बताया हुआ है सिंधी वुमेन में। टाइम क्या है कि हर चीज़ का एक टाइम, एवरीथिंग इज अबाउंड टू टाइम, यूनिवर्सल सिस्टम, लाइफ एंड डेथ, इंजॉयज एंड सोरोज, सोइंग एंड रीपिंग, गेटिंग एंड लूजिंग, साइलेंस एंड स्पीच, एंड एवरीथिंग एल्स हैपन एट इट्स फिक्स टाइम। एवरी इवन लाइफ एंड डेथ आर बाउंड टू टाइम। हर चीज़ टाइम के बारे में चीज़ें दो चार हैं, आपने याद कर लेना। ओzymandias क्या है, एक पुराना बादशाह है, कोई रूरल था, कोई किंग था, उसके बारे में है। उसका स्टैचू है, जो पोइट है वो उसके बारे में ये इस पोएम में बात होती है कि उसके स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा भी होता है, लेकिन अब हज़ारों साल गुजर चुके हैं, उस स्टैचू की कोई वैल्यू उसकी सारी वैल्यू खत्म हो चुकी है। ओzymandias के बारे में यही है। बट फाइनली डेथ स्नैचेस अवे एवरीथिंग। उससे हर चीज़ जो डेथ ने ना, उसकी मौत ने उससे खींच ली हुई है। वो अपने वक्त का बादशाह तो था, लेकिन मौत तो हर एक को आनी है, और मौत से उसकी हर चीज़ क्या खत्म हो चुकी है। वहाँ पे रेत ही रेत है, ठीक है, और वो जो स्टैचू है वो बेयारो मददगार वहाँ पे खड़ा हुआ है। इज ब्रोकन स्टैचू लेइंग इन द डेजर्ट गिव्स अ लेसन ऑफ हम्बलनेस, ठीक है। द फीड क्या है कि यहाँ पे एक स्पैरो है, चिड़िया है, उसने अपने आगे बच्चों को खाना खिलाना है, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ बाजरे का एक दाना है। तो उसके काफ़ी बच्चे होते हैं, उन सबको उसने खाना खिलाना होता है, वो दाना खिलाना होता है। वो उस ग्रेन को तोड़ती है, ब्रेक करती है, और अपने बच्चों को जो है ना वो खाना खिलाती है। इस चीज़ के बारे में ये सारी पोइम है, आप चेक कर सकते हो इसको। शी इज थिंकिंग टू होम शी वुड फीड, एंड टू होम शी वुड सुलेस। वो सोचती है किसको मैं खाना खिलाऊं, तो किसको होम मतलब किसको मैं ये बाजरा दूं, किसको ना दूं। इस तरह से चीज़ें हैं। द होलो मैन क्या है, वो ये कह, जो इंसान है वो जस्ट होलो है, स्टफ्ड है। आवर एफर्ट्स आर फ्रूटलेस लाइक द रनिंग ऑफ रैट्स आर रस्टिंग ग्रास। वी हैव फॉर्मलेस शेप्स, वी डू नॉट हैव द रियल स्पिरिट एंड एंथुजियम, वी हैव नथिंग टू से बिकॉज वी नो नथिंग। हमारे पास कुछ भी नहीं है। आजकल का जो इंसान है वो खाली इंसान है, वो पागल हो चुका है, उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, उसके अंदर से वो जान, वो जज्बा, वो डिटर्मिनेशन खत्म हो चुका है। तो इस चीज़ के बारे में आपकी 10th वाली जो है ना वो पोएम है। तो ये बाकी सारी पोएम्स के भी यहाँ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप जैसे एक्सप्लेनेशन याद कर लो तो इनफ है। अब यहाँ पे अगली बात आती है कि सर एक्सप्लेनेशन तो हम याद कर लेंगे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी लिख लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन आप जब एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो ना उसमें आपने कोटेशन एक आधी ऐड कर दी। अब कोटेशन क्या होती है, ये लाइन्स आपने ऊपर लिखा रेफरेंस, मार्कर से उसको पेन से लिख दिया, फिर कॉन्टेक्स्ट मार्कर से लिखा, उसको पेंसिल से उसको लिख दिया, फिर आगे एक्सप्लेनेशन मार्कर से लिखा आपने वर्ड, उसको आपने कर दिया। जब एक्सप्लेनेशन का वो पैराग्राफ आप लिख रहे हो 3-4 लाइंस का, उसके दरमियान में आपने 1-2 कोटेशन कहीं ना कहीं ऐड कर देनी। कोटेशन से क्या होता है, ये देखो द रेन की ये कोटेशन कोई सी 2 याद कर लो, द नाइट मिल की कोई सी 2 याद कर लो, लवलीस्ट ट्री द चेरी नॉ कोई सी 2 याद कर लो। इससे क्या होता है कि जब कोटेशन आप मार्कर से ऐड करेंगे ना एक्सप्लेनेशन करते करते, तो उससे हमारा जो नंबर आने के चांसेस हैं वो 100% कन्फर्म हो जाते हैं। पेपर अच्छा लगता है, चेकर को मजा आता है, पेपर चेक करने में इंस्पायर होता है, वो आपको अच्छे नंबर जरूर देगा। तो कोटेशंस आप सबको ये मिल जाएंगे, ये देखो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, सबके। और आपको वैसे भी ये फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, फर्स्ट कमेंट में, वहां से आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट कमेंट में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। ये देखो मैंने आपको हर पोएम की अलग अलग, आप सबके लिए कोटेशन ढूंढनी ना पड़े,
मैंने निकाल के रख दी हुई हैं ताकि आप सबके लिए क्या हो, आसानी हो। ठीक है, ये देखो आप सबके लिए पॉइंट्स जो है ना वो मैंने इनकी अलग अलग ये सारी कोटेशंस जो है ना वो कर दी हुई हैं, इनको आपने कहीं ना कहीं ऐड कर देना है। अब जब आपको रेफरेंस आता है, जब आपको कॉन्टेक्स्ट आता है, जब आपको एक्सप्लेनेशन आती है, तो अब कहीं से भी क्वेश्चन बन के आए आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर ही देना है, क्योंकि आपको समझ आ गई कि इस पॉइंट में कहा क्या जा रहा है। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेनेशन समझाई है, जब आप उसको याद करोगे तो क्वेश्चन आज जाके वही बन रहे होते हैं। और वैसे पता भी है आपको कि पहले 4 क्वेश्चन जो होते हैं ना 10 में से आने होते हैं, उन 10 में से पहले 6-7 में से 4 हो जाते हैं। उन 10 में से भी पहली में से आना ही आना क्वेश्चन, दूसरी तीसरी में से भी एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो 4-5-6 करने, कभी कभी 4-5-6 में से 4 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं आप सबको। हाउ कैन रेनी डे बी इंजॉयड, जिसमें एक्सरसाइज के भी हैं, एक्सरसाइज के वैसे 1-2 होते हैं, बाकी करने होते हैं ज़्यादा जो एडिशनल होते हैं। तो इसमें दिए हुए सारे थीम क्या है उसका, रेन का वो, ठीक है, और रेनिंग फॉलिंग का इंप्रेशन क्या है पोइट के ऊपर, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ द रेन क्या है वो उसके बारे में बताओ। जब कोल्ड लीव्स के ऊपर रेन गिरती है तो उससे हाउ डज द रेन फॉल ऑन द कोल्ड लीव्स, कोल्ड लीव्स के ऊपर रेन कैसे जो है बारिश होती है उस चीज़ के बारे में। फिर नाइट मेल के क्वेश्चंस हैं, वो क्या क्या लेके आ रही है नाइट मेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट मेल का क्या क्या इफेक्ट होता है वो है, और शीप डॉग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है नाइट मेल का, शीप डॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। नाइट मेल जो है ना उसका थीम क्या है, और ब्लैंक फेस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेरी के बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7-7 8-8 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो देखो आप एक्सप्लेनेशन कर लो, बात गौर सुनो, चाहे आप एक्सप्लेनेशन कर लो उसके क्वेश्चन बन के आ जाएंगे तो आपको आते ही होंगे, या आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कर लो उन सबको जोड़ो तो आपकी एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो दोनों में से कोई एक चीज कर लो। पॉइंट दोबारा सुनो, चाहे आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर लो सारी पॉइंट्स की, तो आपके क्वेश्चन आंसर आप जब करने याद आओगे तो आपको पहले से आते होंगे, आप समझोगे हाँ यार ये तो बिल्कुल वही बातें हो रही हैं क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन बन गए। या आप एक्सप्लेनेशन ना करो, ऊपर वाले पैराग्राफ जो दिए हुए एक्सप्लेनेशन वाले वो ना करो, आप जस्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लो, उससे भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि एक्सप्लेनेशन को जब क्वेश्चन आंसर्स को जब हम जोड़ते हैं ना तो आपकी एक्सप्लेनेशन ही बनती है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों चीज़ें करो ताकि आपकी पक्की हो जाए। दोनों चीज़ें करोगे तो वे होंगी तो एक दफ़ा ही है, लेकिन हो दोनों जानी है। लेकिन फिर भी अगर आपने और शॉर्टकट मेथड देखना है तो फिर ये कि आप जस्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लो, उनको मिलाओगे तो आपकी एक्सप्लेनेशन हो ही जानी है। और वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन आंसर दिए हुए, ठीक है, मैं सारे आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत है। हाउ डज हॉरर से टू द हिरर व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज द पोएट क्रिएट इन द माइंड ऑफ द रीडर। हाँ बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पेपर में हजारों दफा आए हुए हैं ये। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टार्स, ये सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद सिंधी वुमेन है, ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सारे करने हैं, ये सारे पेपर में आते हैं। टाइम्स के बारे में क्वेश्चन है। तो इसके बाद ओजिमेंडियस है, हु वाज ओजिमेंडियस, व्हाट वाज द रिटन ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैचू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्हाट डिड अ फीचर ऑफ द स्टैचू ऑफ द स्टैचू रिफ्लेक्ट, कौन कौन से उसके फीचर्स थे उसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ओजिमेंडियस, वो क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट ऑन स्केच ऑफ ओजिमेंडियस। तो उसके बाद फीड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन सारे देख लेने हैं। और जनाब लास्ट पे आपका होलोमैन के क्वेश्चंस, ये लो जी, ठीक है। आगे भी बाकी भी हैं, ये नहीं कि 10 ही आप करो, बाकी भी आप कर लो क्वेश्चन आंसर में, कोई इशू नहीं, एक्सप्लेनेशन में भी बाकी भी करो अगर आप रिस्क में नहीं जाना चाहते तो, ठीक है। 90, 91, 92 बच्चों के ड्रीम नंबर होते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो उनमें मुश्किल सबसे क्या चीज़ हो रही होती है, पोएम। तो मैंने इस आज के लेक्चर में आपकी हर चीज़ जो है ना पोएम के रिलेटेड डन करवा दी हुई है। आई होप जितने मेरे चैंपियंस हैं सब बच्चों ने वीडियो को समझा होगा, देखा होगा, और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। मुझे उससे कोई फायदा नहीं होता, लाइक सब्सक्राइब और ये शेयरिंग वेयरिंग से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं चाहता हूँ अगर एफर्ट की है ना तो वो बाकी सब बच्चों तक भी वो चीज़ पहुंचे, कहीं रह ना जाए, सिर्फ 2, 4, 5, 10 हज़ार बच्चे तक, लाखों बच्चों तक वो चीज़ पहुंचे, उन सब बच्चों का बेनिफिट हो। मैं बस ये चाहता हूँ, मुझे बस इस चीज़ का लालच है। तो सब ने प्रॉमिस करना है, वीडियो कैसी लगी सब बच्चों ने कमेंट में ज़रूर मुझे बताना है। सब बच्चों ने कमेंट ज़रूर करना है, मुझे बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो। आपका टीचर उसामा, दुआ में याद रखिएगा। यूथ अकेडमी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।
अब आपको पोएम में कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। मैंने अभी किसी वजह से सुनना नहीं कि मुझे पोएम में प्रॉब्लम है।